हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इसके प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें, तो आपका ताकि आप फ्लो में इस चीज़ को समझ सकें। ठीक, तो ब्रिटिश इकोनॉमी के 3 एस्पेक्ट थे। पहला था कि टैक्सेस फ्रॉम कॉलोनी and to treat colony as a market and to treat colony as a resource। ठीक, तो टैक्सेस फ्रॉम कॉलोनी इन इंडिया, उनको टैक्सेस वो लेते थे कहाँ से? लैंड एंड क्रॉप्स, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स पे पेनल्टी इम्पोज करके, सिक्योरिटी टैक्सेस एट्सेट्रा। कॉलोनी एज मार्केट हमने ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में देखा है कि इंडिया को कैसे एज अ मार्केट ट्रीट किया गया, स्पेशली पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में, जब ब्रिटिश लैंड पे मतलब यूके में जब इंडस्ट्रीज़ उभर के आ रही थी और प्रोडक्शन उसकी वजह से काफ़ी बढ़ गया था और उनको एक मार्केट चाहिए था जहाँ पे वो अपने गुड्स को सेल करके प्रॉफिट ले सके। और कॉलोनी एज ए रिसोर्स, जब आपको पता है कि जब क्या कहते हैं, जब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होंगी तो हमारे पास उनको चलाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल का ये काम जो था ये इंडिया करती थी। वो इंडिया से चीप रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजते थे और वहाँ से चीप प्रोडक्ट इंडिया भेजते थे। ज़मींदारी सिस्टम, ये हमने पहले देखा था कि एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम था जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को काफ़ी दिक्कतें हुई थी और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे था जिसके और इम्प्रूव नहीं कर पाया था। तो उनमें से सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं सबसे बड़ी रीज़न थी वो थी ज़मींदारी सिस्टम। इसको हम परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉर्नवालिस इन 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इसमें क्या करते थे कि जो ओनरशिप थी वो पीजेंट से हटा के ज़मींदार को दी गई। तो जो हमारे पीजेंट थे वो हमारे टेनेंट्स बन गए थे एंड जो हमारे ज़मींदार थे वो एक तरह से टेम्प्रेरी ओनर बन गए थे। तो जब तक ज़मींदार जो थे वो टैक्सेस ब्रिटिश को दे रहे थे तब तक लैंड इनके पास थी। ठीक, अब हुआ ये कि जो उनका रियलाइज्ड अमाउंट था जो टैक्सेस पे करने थे, 10th पार्ट उनको ब्रिटिश को पे करना था, एक पार्ट वो अपने लिए रखते थे। तो आप समझ सकते हो फिर कि किसानों के पास क्या बचता होगा। जो उन्होंने रीज़न इम्प्लीमेंट किया था वो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी। आप देखोगे कि इन जगहों पे लैंड फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा था। ठीक, लैंड छोटे छोटे थे और उनके ओनर्स ज़्यादा थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम लोकल्स को ही लेवरेज करें और उनसे अपना काम निकलवाएं। मोटिव था प्योर कमर्शियलाइजेशन और बेनिफिशियरी थे सोल बेनिफिशियरी थे ब्रिटिशर्स। ज़मींदारी सिस्टम, इंटरेस्ट ऑफ ज़मींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। तो उनको उससे मतलब नहीं होता था कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कल्टिवेटर्स की। मे बी देयर वाज अ ड्राउट दैट सीजन और पेस्ट की वजह से क्रॉप ख़राब हो गई, उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दे ओनली वांट टू पे टैक्स। अगर वो टैक्स नहीं कलेक्ट करते तो ज़मींदार को तो किसानों को तो उनके लैंड से निकाल दिया जाता था, साथ में कुछ टाइम बाद ज़मींदार जी भी किसी और को दे दी जाती थी। तो ये भी एक फियर बना रहता था ज़मींदारों के पास। तो हमारे राजा जी थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे किसानों को दुगना लगान देना पड़े। वो आराम से बैठ के ब्रिटिश के साथ चाय पीते थे और गोरी चमड़ियों में बात करते थे। ब्रिटिश नेवर contributed to the development of agriculture. Low levels of technology, lack of irrigation facilities, negligible uses of fertilizers were some of the reason जिसकी वजह से स्टैग्नेशन था जो हमारे एग्रीकल्चर में। इफ़ ज़मींदार फेल्स टू पे द टैक्स ही लूजेज द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड दिस नेग्लिजेंस brought great misery to the farmers later।
तो एक एक्टिविटी आपके लिए कि आप इन द ग्रेट बंगाल फेमाइन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ें। आपको पता चलेगा कि जो पॉलिसीज़ थी, पॉलिसी फेलियर की वजह से मिलियंस ऑफ लाइफ्स जो बंगाल रीजन में थे और उड़ीसा रीजन में थे, मिलियंस ऑफ लाइफ वर लॉस्ट ओनली ड्यू टू द पॉलिसी फेलियर्स। नाउ वी विल मूव टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो लाइक सेम एज एग्रीकल्चर सेक्टर, नो साउंड इंडस्ट्रियल बेस वाज अंडर कॉलोनियल रूल। आपको पता है ऑलरेडी कि टेक्सटाइल जो था हमारा वो काफ़ी फेमस था, तो उसके अलावा हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं था इंडस्ट्रीज़ का टिल अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी। British policies led to the degradation of country's world-famous handicraft industries. In India, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. तो एक बार ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी इन्होंने बर्बाद कर दी। उसके बाद देयर वाज नो इंडस्ट्री इन द नियर फ्यूचर जो इसको रिप्लेस कर सके। अब ये देखिए कि कैसे आई मीन हाउ industrial revolution and how they succeeded to destroy our industry. Before industrial revolution यहाँ से वो सस्ते दाम पे सामान लेके जाते थे इंडिया से और ब्रिटेन में हायर प्राइसेस पे बेचते थे। ठीक, इंडिया में आपको पता होगा जब यहाँ से आप चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो तो आप कुछ टैक्स पे करते हो उस पर, वो टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ता था। तो मतलब ऑलमोस्ट फ्री यहाँ से सामान लेके गया और वहाँ पे 200 टाइम्स 300 टाइम्स बेचा प्राइसेस बढ़ा के। नो टैक्सेस पेड ऑन द गुड प्रोक्योर्ड फ्रॉम द लोकल सेलर। द इंडस्ट्री सफर्ड मासिव ब्लो अंडर सच ड्रैकोनियन पॉलिसीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ आई तो अगेन प्रोडक्ट चीप हुए, प्रोडक्ट की फिनिशिंग अच्छी हुई, पर यूनिट क्वांटिटी जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो काफ़ी सस्ता हुआ। तो उसकी वजह से मर्चेंट स्टार्ट अपोजिंग इंडियन गुड्स, क्योंकि अब उनके पास इंडस्ट्री, उनके पास अबेंडेंट में गुड है तो क्यों इंपोर्ट करेंगे। दे रिक्वायर अ न्यू मार्केट फॉर द गुड्स। उनके पास जो गुड्स थे वो सरप्लस में थे, तो नॉट ओनली दैट दे वो मैनेज टू suffice themselves, but they were producing more to sell overseas. Indian goods were imposed with heavy penalties and taxes that gradually led to the decline of industry. अब टू फोल्ड मोटिव्स ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट देखेंगे। पहला था टू रिड्यूस द इंडिया टू स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर, ठीक, ऑफ इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री। तो क्या हुआ था कि पहला था कि उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्टिंग फॉर रॉ मटेरियल इन्होंने रिड्यूस कर दिया, किससे हम यहाँ से रॉ मटेरियल करेंगे। और दूसरा था कि एक मार्केट जो कि फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट है, कि हम ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट लाके यहाँ पे बेचेंगे। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर तो एक्सपेंड हुआ बट एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक prosperity. There was decline of indigenous handicraft and it created a massive unemployment in India. A new demand in the Indian consumer market was now deprived of supply of local made goods. Okay, it was fulfilled by the export. Also, increasing import of cheap manufactured goods from Britain means more profit. सेकेंड हाफ सेंचुरी में क्या हुआ कि रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया अप्रैल 1853 को फॉर फास्ट एंड क्विक ट्रांसपोर्टेशन टू कैरी द रॉ मटेरियल अक्रॉस द कंट्री विच वॉज नीडेड बाई देम। तो इट वॉज अगेन नॉट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया बट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स नीड। फिर मॉडर्न इंडस्ट्री की इमर्जिंग यहाँ से शुरू हुई, बट अभी भी ये मॉडर्न इंडस्ट्री जो था वो लिमिटेड था सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक। Initially confined textile mills, take cotton and jute, proposed for processing of raw material। अभी ये जो थे वो फाइनल गुड्स प्रिपेयर नहीं करते थे, ये सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोसेस करके इंग्लैंड भेजते थे, वहाँ से फाइनल गुड्स बन के वापस आता था। इंडस्ट्रीज़ की स्टार्टिंग हुई हमारी बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में, जब हमारे पास आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ आए। सबसे पहले द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज टिस्को was incorporated in 1907 and a few other industries in the field of sugar,
cement paper sector came up after the Second World War. I mean, after Second World War, I mean it is 1945. After 1945, और आपको पता है कि 1947 में तो इंडिया आज़ादी हो गया था, तो 200 साल में इन्होंने मोर देन 150 ईयर्स ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था 100 साल पहले, 100 साल का गैप था ऑलमोस्ट. इसके ड्रॉबैक क्या थे? हार्डली एनी capital goods industry to promote further industrialization India. Capital goods industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing article for current consumption. There was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industries. The low rate of new industrial sector, its contribution to the gross domestic product remained very small. The new industrial sector was the very limited area of operation for public sector. कुछ पब्लिक सेक्टर इमर्ज हुए थे जैसे रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ एंड आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बट लिमिटेड बाय देयर स्कोप. तो आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया. इन्होंने पनपने ही नहीं दिया, बर्बाद क्या करेंगे. इन्होंने खाली रॉ मटेरियल तक ही हमारी इंडस्ट्रीज़ को लिमिटेड रखा कि हमारी इंडस्ट्रीज़ खाली रॉ मटेरियल प्रोसेस करें, उनको फिर हम बाहर भेजें, क्योंकि ब्रिटेन भेजें, वहाँ से हम फाइनल जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ब्रिटेन की है उनको प्रॉफिट पहुँचाएं. फॉरेन ट्रेड आप समझ सकते हो कि जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं तो हम फॉरेन ट्रेड कहाँ से करेंगे. तो ऑफ कोर्स फॉरेन ट्रेड हमारा जो है इंडियन टेक्सटाइल का था वो लिमिटेड हो गया था. हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस एक्सपोर्ट नहीं करते थे, इंस्टेड हम प्राइमरी रॉ मटेरियल हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, wool, sugar, indigo, jutes, etc. India became importer of finished goods. It was not like India was always the importer of finished goods, but due to the draconian policies of England, it became the importer. Britain maintained a monopoly control over India's export and imports. कहाँ जाना है, कहाँ से आना है. As a result, more than half of the Indians' foreign trade was restricted to Britain, while the rest of allowed to few countries like China, Ceylon, Sri Lanka, and Persia. जहाँ जहाँ ब्रिटिश की मार्केट था, जहाँ जहाँ ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, मेनली वहाँ ही सिर्फ एक्सपोर्ट किए जाते थे, और इसलिए क्योंकि वहाँ के इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो सकें. ये देख सकते हो कि आप कैसे वाटर कनाल का जो इन्होंने वाटर कनाल को इन्होंने बढ़ावा दिया था उस टाइम पे. एक्चुअली क्या हुआ था कि अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको ये देखा होगा कि लंदन से मुंबई आना, इंडिया आना, यूरोप से इंडिया आना बाय लैंड रूट वाज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि यहाँ पे अरब्स थे, बीच में ओटोमन टर्क्स थे, और काफ़ी दिक्कतें होती थी यहाँ के ट्रेड को यहाँ से यहाँ आने में. तो उन्होंने इसको क्या किया कि सबसे पहले जो यूरोप से आए थे वो इस केप ऑफ गुड होप्स, ये केप ऑफ गुड होप है CGH, ये यहाँ से घूमते हुए इधर आए थे, और क्योंकि ये ईस्ट पड़ता था तो इसलिए ब्रिटिश मतलब क्वीन ने कहा था कि आप अफ्रीका इस केप ऑफ गुड होप कि ईस्ट में जितना भी आपका रीजन है वहाँ पे आप जाकर ट्रेड कर सकते हो. तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, क्योंकि वो यहाँ के ईस्ट में जो भी रीजन था वहाँ पे ट्रेड करने आए थे. तो पहले इधर से आए थे लंबे रास्ते से घूम के. फिर क्या हुआ कि इन्होंने जब अफ्रीका में अपना कॉलोनी बना ली तो इन्होंने यहाँ पे सुएज़ कनाल करके वो है इसको खोल दिया. तो सुएज़ कनाल यहाँ पे इन्होंने खोला ये पैसेज, तो it cut the distance for Europe and India in between. I mean initially it was 11,600 kilometers and now it was 11,600 kilometers. It was like 19,800 kilometers, almost by half. तो okay, तो इससे क्या हुआ कि it was strategically and economically it is one of the most important waterways of world, क्योंकि इसके बाद यूरोप की पकड़ इंडिया पे और स्ट्रॉन्ग हो गई. इट्स ओपनिंग in 1869 reduced the cost of transportation and made access to India market easier. अब आप देख सकते हो कि the most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was generation of large export surplus. तो export surplus means export is greater than import. This was हम ये देख सकते हैं कि
1938 to 1930 we have large export than import. बट ये जो एक्सपोर्ट होता था, ये एक्सपोर्ट वाज नॉट लाइक वैल्यू एक्सपोर्ट, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स. द एक्सपोर्ट वाज मोर इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल और प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल, जो कि फाइनल प्रोडक्ट के लिए इंग्लैंड जाता था और वहाँ से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वापस आता था. Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payment for the expenses incurred by an office set up by the colonial in British, expenses on war again fought by the British government. तो और जो एक्सपोर्ट सरप्लस था और इससे जो भी ट्रेड से पैसे आते थे, वो ब्रिटिश के जो ओवर एक्सपेंडिचर थे, ओवर, ठीक, उसको कंपनसेट करने के लिए यूज़ होता था. डेमोग्राफिक कंडीशन इन पहला सेंसस यहाँ पर कंडक्ट किया ब्रिटिश इंडिया में 1881 पे, और इट हैड लिमिटेड रीच, रिवील्ड दैट अनइवन, और बट तब भी हमको ये पता चला कि देयर वाज अ वास्ट अनइवननेस इन इंडियन पॉपुलेशन. और उसके बाद हर 10 ईयर पे सेंसस को करने लगे हम. बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज लाइक चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम. ओके, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, कि जैसे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ की अभी जो इस करंट हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसमें हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ क्या है, यंगस्टर है. बट आफ्टर 10-20-30 ईयर्स जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ क्या कहते हैं, ओल्ड पीपल हो जाएंगे, ठीक, जैसे कि चाइना में है. So the second stage of transition began after 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. The various social development indicators were also not quite encouraging. कुछ social indicators को मैं highlight करूँगा आपको. Total literacy was less than 16%. Female literacy was less than 7%. Overall mortality कोई data present नहीं था, but still it was quite high. आप देख सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 44 ईयर्स था. आज के टाइम पे 68 to 73 ईयर्स जाता है एवरेज. इन्फेंट मोर्टेलिटी 2018 पर 1000 आज 39 पर 1000 है. दैट ड्यू टू फेमाइन मोर देन 60 मिलियन, ठीक, फार्मर्स वर पीपल वर लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू फेमाइन. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. एग्रीकल्चर वॉज लार्जेस्ट शेयर 70 to 75%. मैनुफैक्चरिंग 10% अप्रॉक्स. सर्विस सेक्टर 15-20% अप्रॉक्स. सर्विस सेक्टर में जो हमारे गवर्नमेंट की जो आर्मी, पुलिस, टेलीग्राफ, रेलवे, उसके सेक्टर, और उसमें भी क्या कहते हैं, आप हायर पोस्ट पे ब्रिटिश रहते थे. सिर्फ हायर पोस्ट पे जो थे सिर्फ ब्रिटिश रहते थे, और जो लोअर पोस्ट रहते थे उस पर इंडियन रहते थे. और ये लेट अर्ली 20th सेंचुरी तक यही चलता रहा. ये जो स्टोरी थी कि हायर पोस्ट पे ब्रिटिश और लोअर पोस्ट पे इंडियन, ठीक. डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर. Parts of the Madras presidency, there was a declining in agriculture. Reason was manufacturing और services sector पे बढ़ावा दे रहे थे. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इंडस्ट्रीज जो थी वो रॉ मटेरियल प्रोसेस करती थी और लिमिटेड थी. इंक्रीज इन एग्रीकल्चर वाज इन स्टेट ऑफ ओडिशा, राजस्थान, पंजाब. सर्विसेज में लोअर पोजीशन जॉब्स इन पुलिस, आर्मी, प्रिजन गार्ड्स एक्सेट्रा. इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास इन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट करवाया फॉर बेटर ट्रांसपोर्टेशन. मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मीज एंड रिसोर्सेज. कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे सेम पर्पस. कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट सेम पर्पस. फर्स्ट फैक्ट्री 1659. फर्स्ट फोर्ट 1664. 1616 में फर्स्ट फैक्ट्री, सॉरी, एंड फर्स्ट फोर्ट 1664. आप बाकी सब देख सकते हो कि इन्होंने और भी कुछ कंट्रीब्यूशन थे. फर्स्ट मॉडर्न रोड, फर्स्ट रेलवे, फर्स्ट स्कूल 1763 में. रोड टू रूरल एरियाज, फर्स्ट कैनाल. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करवाया था, बट मोटिव वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू पीपल बट टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट. उसके अलावा उन्होंने कैनल्स बनवाया, बट कैनल्स वाज नॉट रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक. और इनलैंड ट्रेड के उन्होंने कैनल्स और सी लेन्स बनवाए थे. 1880 में ब्रिटिश रूल में फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के टाइम पे ये इन्होंने
कैनल बनवाया था, जो इनलैंड वाटरवे, कोस्ट कनाल ऑफ द ओडिशा कोस्ट, बट इट फेल्ड विथ द रेलवे। तो मतलब जैसे ही रेलवे आया, लोगों ने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी आया था इंडिया में, जिसको क्योंकि एक्सपेंसिव था तो बहुत ही एलिट और कुछ ही क्रीमी लेयर के पीपल ही इसको एक्सेस कर पाते थे। सिमिलरली सर्व्ड पर्पज फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता था। In 1932, almost after 170 years, J.R.D. Tata launches India's first scheduled airline, Tata Airlines, by piloting first flight himself from Karachi to Mumbai via Ahmedabad on a single-engine Bismuth with a load of airmail. Conclusion. By the time India won its independence, the impact of the 2-century-long British colonial rule was already shown on the aspect of Indian economy. द एग्रीकल्चर सेक्टर सरप्लस लेबर था, हमारे पास लेबर ज़्यादा था बट प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। मॉडर्नाइजेशन हमारे इंडस्ट्रीज़ में था नहीं, डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं था, कैपेसिटी बिल्डिंग भी नहीं थी और इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। और आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में कि इन सब की वजह से क्या कहते हैं, PSUs की नेसेसिटी बढ़ी। सोशलिस्ट फ्रेमवर्क पे, हमारे गाइडलाइंस पे हमने हमारी इनिशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाया गया। Foreign trade was oriented to fuel the industrial revolution in Britain. Infrastructure facilities including railway network needed upgradation, expansion, and public orientation. Prevalence of rampant poverty and unemployment. Challenges before the country were enormous. Unemployment. Already हमारे पास लेबर सरप्लस मार्केट था, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, और हमारे पास इंडस्ट्रीज़ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको सबड्यू कर दिया गया था। तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे लेबर जिससे जुड़े हुए थे उनके पास कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो बची कुची थी वो भी अब नहीं थी। तो ये इन सब की वजह से हमें हमारा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क काफ़ी वीक हो गया था फ्रॉम द रूट, और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे और क्या कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। So thank you very much guys. Stay tuned in for chapter 2. Please like, subscribe and share. Please feel free to post your query in comment. Thank you.